हेलो एवरीवन, वेलकम टू और एक अकेडमी। और एक अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ये 6 वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 5 वीडियोस आ चुकी हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स किस में आते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स में। तो आइसोमेरिज्म जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है बेसिकली, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता था बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर होता था। ठीक है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने स्टडी किया था कि उनमें एटम्स या ग्रुप्स का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर होता है। ठीक है, अब अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। बट वो कहाँ पे डिफर है? वो डिफर है इन दी रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, या वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो चलो इनको देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जो हमें सन से लाइट मिलती है, तो वो एक डॉट के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन ये डॉट जो होती है, जो ये किसी भी पाथ में घूमती है, तो ये क्या करते हैं, ये किस तरह से जा रही है, ये मूव करते हैं। पार्टिकल जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। तो ये ऑल डायरेक्शन में रोटेट करते हुए यहाँ आगे मूव करता है। ठीक है, तो लेकिन जब ये इस ऑर्डिनरी लाइट को, जिसको हम अनपोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं, तो ये कैसे होती है, ईएमडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं इनको। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी पोलराइजर से पास होती है, तो यहाँ पे हमने पोलराइजर क्या लिया है, निकोल प्रिज्म। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट मीन्स ये जो बीच वाला है ये लाइट है, और ये जो जो एरो शो कर रहे हैं वो उसके पार्टिकल के ऑल डायरेक्शन में मूव करने के मीन्स वो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से दिखाया कि वो किस किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो वो ऑल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो जब इसको हम पोलराइजर में से पास करते हैं, यानी एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो वो क्या करता है कि वो सारे डायरेक्शन की ऑसिलेट को कट कर देता है, और सिर्फ एक डायरेक्शन में वो सिर्फ एक डायरेक्शन में इनका मूवमेंट रह जाता है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है। तो इसीलिए जब ये निकोल प्रिज्म से पास हुई तो इसको क्या कहते हैं, हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, बिफोर ये जब भी पोलराइजर से पहले जो लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड लाइट है या फिर ऑर्डिनरी लाइट होती है। जब इससे हम किसी पोलराइजर से पास करते हैं तो उससे पास होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट हो जाती है? जो प्लेन ऑर्डिनरी लाइट थी तो उसमें पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, ऑसिलेट करता है। लेकिन जैसे ही वो निकोल प्रिज्म से पास होता है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सिर्फ मूव करता रहता है। ठीक है, और ये किस तरह से होता है, ये परपेंडिकुलर होता है किसके, जो ऑसिलेटर होता है उसके, जो मूवमेंट है उसके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहाँ से हमें मिली। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम किसको कह रहे हैं, जो ऑर्डिनरी लाइट है उसको हमने अगर पोलराइजर से पास किया तो उसके ऑल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, और जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, चाहे वो इस तरह से मूव करे, ठीक है, हो सकता है वो इस तरह से मूव करने लगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही मूव करेगा, लेकिन सारे डायरेक्शन के वो कट हो जाते हैं उसके, जो ऑसिलेटर होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या होता है, जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी पोलैरीमीटर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ट्यूब जो है ये पोलैरीमीटर है। इस पोलैरीमीटर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में से जब भी हम ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो क्या करते हैं, पास करते हैं। जब पास किए हमने तो पास करने से क्या हुआ, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये लाइट मूव करती है कैसे, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसे हम डी या प्लस फॉर्म से शो करते हैं, और इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एल फॉर्म में
यानी सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो इसको हम कहते हैं एल फॉर्म से शो करते हैं या फिर निगेटिव साइन से, और इसे हम कहते हैं लीवो रोटेटिव। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, ठीक है, मूव कर दे एल फॉर्म में या डी फॉर्म में, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको मूव कर दे, तो उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास हुई और वो मूव नहीं हुआ, मतलब उसमें कोई भी डायरेक्शन में उसकी चेंज नहीं हुआ, वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करता रहा, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट सेम ही वापस बाहर आ गई, तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर, समझ में आया कि क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट? ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम किसी पोलराइजर से पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट हो जाती है? जो ऑर्डिनरी लाइट है वो ऑल डायरेक्शन में ऑसिलेट होती है, लेकिन जब हम पोलराइजर से पास करते हैं तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। ठीक है, फिर इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम पोलैरीमीटर से पास करते हैं, और उस पोलैरीमीटर में हम जिस कंपाउंड को ये चेक करना चाहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसका सोल्यूशन लेते हैं। तो जब वो प्लेन पोलराइज लाइट उसमें से पास होती है तो वो उस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को, या पीपीएल भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, पीपीएल भी कहते हैं, तो इस पीपीएल को वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और डी से शो करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो लीवो रोटेटरी कहते हैं, उसको एल से शो करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलो अब हम ये देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने की क्या कंडीशन है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब उसमें कायरलिटी होगी। अब कायरलिटी से क्या मतलब है? देखो, कार्बन क्या होता है, अगर जो कार्बन कंपाउंड है वो क्या है, 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है। ठीक है, 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है, तो क्या होगा? वो होगा अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक यानी कि किसी भी कंपाउंड में अनसिमेट्रिक होना भी होना चाहिए और वो अलग अलग ग्रुप से अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो कंपाउंड अलग अलग ग्रुप से अटैच है तो उसे कायरल कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, और जो कार्बन है उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं या कायरल कार्बन कहते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन और OH ग्रुप और ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप इनसे अटैच हैं। ठीक है, यानी चारों 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, यानी ये जो कार्बन है ये हमारा कायरल सेंटर हुआ। तो कायरल सेंटर हुआ तो ये कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन, फिर मिथाइल, फिर हाइड्रोजन, फिर OH है, यानी 2 जो है हाइड्रोजन है। तो अगर 2 हाइड्रोजन है तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा। तो कायरल सेंटर नहीं होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें कायरलिटी होनी चाहिए, लेकिन कायरलिटी होने का मतलब या कायरल सेंटर होने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए और भी चीज़ें हमें देखनी होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर होता है बट स्टिल वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम आगे एग्जांपल से स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें कायरलिटी होना भी ज़रूरी है। मेन पॉइंट ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि जो कंपाउंड है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कैसी होती है? अगर हम अपने हाथ के ऊपर बैक साइड से हाथ रखें तो वो एक दूसरे को टच नहीं करते, मीन्स एक दूसरे को कवर नहीं करते, यानी कि इस तरह से समझो कि ये हैंड है हमारा। ठीक है, ये हैंड है, अब इसके ऊपर हमने दूसरा हैंड अपना रखा। ठीक, तो ये क्या होगा? ये इधर फिंगर आ गई और ये दूसरी फिंगर आ गई, ये दूसरी फिंगर आ गई, ये फिंगर आ गई और ये थंब आ गया। ठीक है, तो अगर इस तरह से हुआ तो ये एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं। अब इस एग्जांपल में देखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब ही यही होता है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड की इमेजिनरी मिरर से पास करते हैं या इमेजिनरी मिरर में हम इमेजिन करते हैं तो क्या होना चाहिए? ये वाला ग्रुप जो है वो इसको कवर होना चाहिए, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को कवर करना चाहिए, OH जो है OH को और CH3 को। एक एग्जांपल लिया है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये CO ग्रुप जो है वो इसको कवर कर रहा है।
ठीक है। OH को कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे H किधर है, राइट हैंड में है, और यहाँ पे H किधर है, लेफ्ट हैंड में, तो ये इसको कवर नहीं करेगा। इसी तरह से CH3 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो ये इसको कवर नहीं करेगा। तो ये कैसे हो गए, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गए, मीन्स एक दूसरे को कवर पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई भी कंपाउंड एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है। और इस तरह के कंपाउंड को या इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं इनैंसियोमर्स। क्या कहते हैं हम, इनैंसियोमर्स कहते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने क्या किसका एग्जाम्पल लिया, अमाइनो एसिड का। अच्छा, ये एग्जाम्पल था लैक्टिक एसिड का। ठीक है, लैक्टिक एसिड का। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अमाइनो एसिड लिया हमने, एल अमाइनो एसिड लिया, और ये क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे है, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ CH3 है, OH ग्रुप है। जब हम इन दोनों की मिरर इमेज देखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कवर कर लेगा, मिथाइल मिथाइल को कवर कर लेगा, लेकिन NH2 को कवर नहीं करेगा, COH को कवर नहीं करेगा। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अच्छा, ये D फॉर्म और L फॉर्म का मतलब ये है कि जब अमाइनो एसिड जो है प्लेन पोलराइज लाइट से पास होता है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को D फॉर्म में यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इनैंसियोमर्स हैं। तो इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, इनैंसियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, क्लियर हो गया कि इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमने 2 कंडीशन तो देख ली, बाकी कंडीशंस को भी हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डायस्टेरियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स स्टडी करेंगे, और इसके साथ में हम और चीज़ों को भी स्टडी करेंगे जब हम कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।